हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। ठीक है, हमने एनएफसी प्लांट ऑपरेटर के 2 सेट कर लिए हैं। ये तीसरा सेट है 10 क्वेश्चन का, जिसके अभी हुआ था 17 तारीख को उसी का। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप जाकर देखो। जिन्होंने भी ये वीडियो बहुत सारों ने डाल रखी है अच्छे इनकी आप रेगुलर देखते हो, पर उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस गलत डाल रखे हैं, 1-2 क्वेश्चंस, और इतना डिटेल में नहीं है। आप उनको देखो एक बार फुल डिटेल में, आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का। एक क्वेश्चन आया था अपने कि परम शून्य ताप होता है। ठीक है, तो परम शून्य ताप क्या होता है? ठीक है, तो परम शून्य ताप होता है अपना शून्य ताप सबसे कम ताप। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है C/5 F-32/9 और K-273/5 और R/4। ये चीज़ मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, मैंने जो टेस्ट सीरीज कराई थी। अब देखो, सबसे परम शून्य में आता है केल्विन में जो होता है वो होता है 0। ठीक है, सेंटीग्रेड में जो होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसमें होता है दोस्तों सेंटीग्रेड में। अपन नॉर्मली इसको -273 डिग्री लिख देते हैं, होता है 0.15 है, पर इसको इतना मेज़र नहीं करते हैं मेन जगह। तो केल्विन में अगर आपके ऑप्शन में था तो आपका 0 केल्विन आंसर रहेगा परम शून्य ताप के लिए, और डिग्री में था तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर रहेगा। और आपको अगर चेंजेस करना है इसमें आपस में तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो यहाँ आपको बता दूँ, सबसे पहली बात मोम। हाँ, तो मोम, तो हम पहले मोम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। मोम जब जलती है, आपने मोमबत्ती होगी, मोम की जगह अपन मोमबत्ती लिख देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को जब अपन जलाते हैं, जब वो प्रकाश अपन को देती है, जब उसके अंदर 2 परिवर्तन होते हैं दोस्तों। उसके अंदर 2 परिवर्तन होते हैं। 2 कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पहला, मोमबत्ती जलती है, ठीक है, और दूसरी मोमबत्ती पिघलती है। आपने देखा होगा मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती के नीचे मोम पिघल के नीचे भी आती है, कुछ मात्रा में जलती है, कुछ मात्रा में पिघलती है। तो जलती है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। और जो पिघलती है वो होता है भौतिक परिवर्तन, उसकी अवस्था बदल गई। इस चीज़ को आप ऐसे समझो, रासायनिक परिवर्तन मतलब हम उसको दोबारा उस चीज़ में नहीं बना सकते। एक तरीके से आप मोम आपने जल गई, उसको वापस मोम तो नहीं बना सकते ना, पर भौतिक अवस्था परिवर्तन हुई, मतलब जो मोम पिघल के नीचे आई उसको आप शेप दे करके मोम बना सकते हो, या वो द्रव में होती है वापस ठोस में होकर के मोम बन जाती है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या हो गया हमारा? मोमबत्ती का पिघलना। तो इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया से इसका तात्पर्य था रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? मोम का पिघलना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, रबड़ की प्रत्यास्थता होती है। रबड़ की प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता बोले तो इलास्टिसिटी। अब प्रत्यास्थता हम क्या समझते हैं? हम सोचते हैं, हर बार क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, देखो हर बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है। आपने अगर पुराने पेपर दिए होंगे तो हर बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ किसकी है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किसकी है। तो ऑप्शन में क्या आता है? इस्पात, लोहा, रबड़ और साथ में अपने एल्यूमिनियम वगैरह। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इस्पात मतलब स्टील। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम जनरली स्टील को ही लिखते हैं, उसके अंदर स्टील ही राइट करते हैं। तो स्टील की होती है, तो रबड़ की इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इस्पात से कम होती है। स्टील की क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो स्टील से इसकी क्या हो जाएगी? रबड़ की कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पिटोट ट्यूब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने 12th लेवल से थोड़ा हट के आया था। तो इस क्वेश्चन का फ़ायदा उनको मिला है जो लोग मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रहे होंगे और इधर प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम देना होंगे। पिटोट ट्यूब क्या काम आती है दोस्तों? पिटोट ट्यूब का आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो पिटोट ट्यूब मेन अपने काम आती है, कोई पाइप होता है,
कोई भी पाइप है या चैनल है उसके अंदर जो मेजरमेंट करना है अपन को फ्लो ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैं जैसे लिखूँ तो मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन ए पाइप और ए चैनल। तो दोस्तों आपके उसमें एक ऑप्शन होगा या तो फ्लो नापने के लिए किसी पॉइंट पे, या किसी पॉइंट पे वेलोसिटी नापने के लिए पाइप के अंदर इसका यूज़ करेंगे। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन अभी क्लियर नहीं है, इस कारण मैं इसका थोड़ा बता पा रहा हूँ ये थोड़ा, कि आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। या तो वेलोसिटी या फ्लो, मेनली उसके अंदर फ्लो होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि फ्लो यानी प्रवाह ज्ञात करने के लिए पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके। तूफान में छत का उड़ना क्या कारण होता है, ये भी एक क्वेश्चन था। और ये इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो दोस्तों, छत का उड़ना वो भी तूफान में। अब इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये छत है, ये घर है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी छत है। छत में क्या होता है दोस्तों, अपने जब खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं तो हवा क्या प्रवेश करती, अंदर प्रवेश करी, अंदर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। ऊपर तो निकल रही है फ्री फ्लो में हवा, तूफान में ये निकल रही है, जा रही है। पर क्या होता है दोस्तों, जब ये फ्री फ्लो में आती है, अंदर चली जाती है, तो अंदर जाने के बाद क्या, अंदर उच्च दाब बन जाता है, और छत के ऊपर क्या रह जाता है, निम्न दाब। और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। तो ये उच्च दाब की क्या होगा दोस्तों, ये हवा ऊपर निकलेगी। तो ऊपर निकलेगी क्योंकि इसको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, ऊपर निम्न दाब है, ऊपर निकलेगी तो इस छत को उड़ा देगी। ठीक है दोस्तों, तो छत के उड़ने का मेन कारण क्या है, छत के ऊपर या तो निम्न दाब, अगर ऑप्शन है छत के ऊपर निम्न दाब, और छत के ऊपर तो निम्न दाब, और ऑप्शन अगर ऐसा है उच्च दाब का होगा, तो उच्च दाब होता है छत के नीचे। क्या होता है दोस्तों, छत के नीचे उच्च दाब होता है, छत के ऊपर निम्न दाब होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। वैल्यू ऑफ 3, 7, ये कोई पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 - 2, मतलब इस निर्देशांक की हमको मान ज्ञात करना है, किसके, एक इस वाले निर्देशांक के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मान क्या होता है, देखो दोस्तों, हम हमेशा सापेक्ष से ही मान लेते हैं, पर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, मूल बिंदु के। और मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0। हम हमेशा जो भी ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, मान लो ये कोई पॉइंट है, मैंने इसको बोला 3 और 4 पॉइंट है, तो हम क्या नापते हैं, इस मूल बिंदु के सापेक्ष, कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ से कितना दूर है, ये 3 दूर है, तो हमने ये ले लिया कि x की वैल्यू 3, यहाँ से 4 दूर है तो y की वैल्यू 4। तो इस तरीके से पॉइंट लेते हैं। अब इन्होंने क्या करा, सापेक्ष किसके नापना है आपको, 1 - 2 के। ठीक है, तो 1 - 2 के सापेक्ष कैसे नापेंगे, तो हम क्या करते हैं, 0 के सापेक्ष से मतलब 3 यहाँ आया था, तो हमने क्या करा, 3 - 0, 3 क्या आ गया, x आ गया, 4 - 0, ये क्या गया, y आ गया। ये हम 0, 0 के सापेक्ष, 0, 0 के सापेक्ष जब नापते हैं। हमको नापना है 1 और 2 के सापेक्ष, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x है 3 माइनस क्या कर देंगे, ये -1, क्या आ गया, 2 क्या आ गया हमारा, x आ गया, और 7 - 2 कर देंगे। 7 माइनस करा, माइनस इसमें पहले से है 1, तो इसका माइनस भी लगेगा। तो जब माइनस और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 2 9 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका वैल्यू आएगी इसके रिस्पेक्ट में या इसके सापेक्ष इस मान की, इस, तो ये वो क्या देगी, 2 और 9। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर ये 3, 7 अगर इनके नंबर भी चेंज होते हैं तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं आप, एक वर्णीय प्रकाश। ये क्वेश्चन बहुत सारा भूल जाए इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश, या इंग्लिश को बोले तो मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट इसका मतलब क्या होता है आपको पहले ये चीज़ समझ होगी।
प्रकाश हम जानते हैं बहुत सारा, अपना ये साधारण प्रकाश भी प्रकाश ही है, पर एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो वह प्रकाश, क्या प्रकाश, वह प्रकाश जिसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य क्या हो, उसमें उस तरंग दैर्ध्य उनकी सबकी सेम हो, ठीक है। जैसे ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा जा रहा है, इन सब की तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्णीय प्रकाश होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक वर्णीय प्रकाश की पहली कंडीशन यही है कि उन सब की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होगी तो उनका कलर भी ओनली वन कलर होगा, क्या होगा, ओनली वन कलर होगा। तो वेवलेंथ सेम होने के लिए इसका सबसे आसान उदाहरण है जो अपने पेपर में आया था, वो तो था लेज़र। इसको आप कर भी सकते थे, लेज़र के अंदर आपने देखना होगा एक ही कलर का प्रकाश निकलता है, ओनली वन कलर, क्योंकि उसके अंदर सब की क्या होती है, वेवलेंथ सेम होती है, इसलिए कलर एक होता है। और इसके और के एग्जाम्पल होते हैं, तो इसके और एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, स्पार्क लैंप, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यूज़ ऑफ स्टीम फिल्टर। ये भी थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बता देंगे अपन। अपने उन क्वेश्चन के अंदर एक आंसर होगा शायद संघनन करके, भाप का संघनन, ठीक है। अब पहली बात आपको पता होना चाहिए संघनन क्या होता है, संघनन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। संघनन मतलब होता है दोस्तों, गैस होती है ना, गैस के अंदर जो भाप है उसको हमने क्या करना है, संघनित करना है। संघनित करना है मतलब उसको द्रव में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो हम इससे वही करते हैं। इसके क्या क्या काम होते हैं देखो, इसका स्टीम फिल्टर का पहला काम तो होता है रिड्यूस द डिग्री ऑफ वेटिंग। वेटिंग मतलब गीलापन, रिड्यूस यानी कम करना। स्टीम फिल्टर का क्या काम है, गीलेपन की माप को कम करना। गीलापन कम करना मतलब उसके अंदर जो भाप की मात्रा है उसको कम करना। भाप की मात्रा कम कैसे करेगा, भाप को संघनित करके, ठीक है। तो पहला इसका ये हो गया। दूसरा इसका काम क्या है, रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप, दाब की जो कमी हो रही है उसको कम करना। सेकंड अपना क्या है, रिमूव सॉल्टेड कंटेमिनेंट, मतलब उसके अंदर जो दूषित चीज़ें हैं, दूषित जो चीज़ें हैं उनको कम करना या उनको निकालना, ठीक है दोस्तों। तो मेनली अपने जो स्टीम फिल्टर था अपने ऑप्शन के हिसाब से क्या सही था, भाप का संघनन करना, ठीक है दोस्तों। अब अपना 9th क्वेश्चन, 9th मतलब अपना 29th उस पेपर का आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम गाइडर, ठीक है। NFC 17 तारीख का एग्ज़ाम, प्लांट ऑपरेटर का पार्ट 3, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझे भी ये करके देते रहे, थैंक यू, ठीक है। नवा क्वेश्चन करते हैं, किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु। रेडियोधर्मी तत्व मतलब रेडियोधर्मी तत्व वो होते हैं जो विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। तो इनका अर्ध आयु कितना है, 1600 साल है। 1600 साल बोलो या इसको ईयर्स लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1600 ईयर्स क्या है, इसका अर्ध आयु काल है। तो अब हमको ज्ञात करना है कि 6400 साल के अंदर उसका कितना अंश बचेगा। तो हमने माना कि अभी हमारे पास 1 है, रेडियोधर्मी तत्व कितना है, 1 है। तो अब 1600 साल बाद कितना हो जाएगा, अर्धायु होएगा। अर्धायु मतलब आधा होएगा, अभी 1 है तो 1600 साल बाद कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम 1600 साल और करेंगे, आधे का आधा मतलब
1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 1600 साल और लगेंगे, फिर आधे का आधा होएगा, इस 1/4 का भी आधा होगा तो 1/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर 1600 साल और लगेंगे तो 1/8 का भी क्या होगा, आधा इंटू 2 करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। अभी देखो 1600 1600 1600 1600 6400 साल हो गए अपने पास। तो 6400 साल बाद अपना जो एक था वो 1/16 बचा। ठीक है, तो कितना अंश बचेगा, 1/16 अंश बचेगा दोस्तों। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभिक्रिया के दौरान बनने वाला उत्प्रेरक क्या होगा। अभिक्रिया के दौरान, अब देखो दोस्तों, उत्प्रेरक का पहला काम क्या होता है। उत्प्रेरक का काम होता है, उत्प्रेरक होते हैं और एक होते हैं मंदक। मंदक और उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया की जो गति है, अभिक्रिया की जो गति है उसको बढ़ाना, और इसका क्या काम है, गति को कम करना। ठीक है दोस्तों, अब उत्प्रेरक हम क्या, बाह्य उत्प्रेरक यूज़ करते हैं, मंदक भी बाह्य यूज़ करते हैं। बट जिस अभिक्रिया के अंदर अपना जो अभिकारक है, अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। उत्प्रेरक अपन अलग से मिलाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक अपने रासायनिक उसमें मतलब उत्प्रेरक जैसा होता है वैसा का वैसे रहता है, अपने में बदलाव नहीं करता है। ठीक है, अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है, बस भाग नहीं लेता। तो अब अभिकारक क्या करेगा यहाँ पर, अब मान लो अपने पास उत्प्रेरक ये नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है अपने पास, तो अभिक्रिया के दौरान बनने, तो ये जो अभिकारक है ये अभिक्रिया कर रहा है, इसने खुद ने अपने दम पर एक उत्प्रेरक बना दिया, ले भाई, और यही उत्प्रेरक इसी की स्पीड को बढ़ा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम स्व उत्प्रेरक या स्वप्रेरक। ठीक है, या स्वतः उत्तेजित, बहुत सारे नाम है दोस्तों। तो आपके देखना स्व उत्प्रेरक आया होगा, स्वप्रेरक, स्व उत्प्रेरक। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे हो गए हैं 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। आपको अभी भी इनमें कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट करें और एक सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। ठीक है, और इन 30 क्वेश्चंस के अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चन आए थे 50, मेरे पास 30 ही अवेलेबल है। 5-10 में अभी और फ्रेंड्स से बातें करूँगा, बहुत सारे फ्रेंड्स पेपर देने गए थे, एग्ज़ाम देने। तो अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसके अच्छे से अच्छा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।